हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा 6th क्लास अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने ये पढ़ लिया था कि हम अपनी डाइवर्सिटी को कैसे समझें। तो इसके लिए हम पढ़ने वाले थे हमारे भारत के दो भाग। एक था लद्दाख और एक था केरल। जो लद्दाख क्या है, बिल्कुल हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है, और केरल जो है वो समुद्र के किनारे है। ठीक है, अब आप इसको मैप में जरूर देखिएगा कहाँ पर है, कहाँ आपको वो करना है, क्योंकि मैप में इस तरह की चीजें आ जाती हैं मैप वर्क में कि शो करिए लद्दाख कहाँ है, केरल कहाँ है। तो लद्दाख जो है बेटा, ये कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है ना। ईस्टर्न पार्ट में पहाड़ियों में बसा हुआ है। ये एक रेगिस्तानी इलाका है, डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट मीन्स वो रेतीला वाला नहीं, ये मतलब बर्फ से जमा हुआ। यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है, क्योंकि इस एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो ये इलाका क्या होता है, सारे साल मतलब काफी लंबे समय तक, सारा साल मीन्स ऐसे बर्फ से ढका रहता है। और इस एरिया में बहुत कम पेड़ उगते हैं। पीने का पानी भी क्या करते हैं यहाँ के लोग जो हैं, जब गर्मियां आती हैं तो उस गर्मी के महीने में जो पिघलती है ना बर्फ, उस पर डिपेंड होते हैं बेटा। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, शीप पालते हैं, खास खास किस्म की। उससे क्या मिलता है? उससे इनको मिलता है पश्मीना ऊन। आपने सुना होगा पश्मीना शॉल वगैरह, है ना। ये क्या होती है, ये ऊन बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए पश्मीना शॉल भी जो होती हैं वो भी बहुत महंगी होती है, बहुत अच्छी होती है, गर्म होती है। लद्दाख के लोग बहुत ही सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके कश्मीर के जो व्यापारी हैं, है ना, जो ट्रेडर्स हैं, उनको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं ये। ठीक है, इस तरह ये लोग क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं। अब जो कश्मीर में ही क्या करते हैं, पश्मीना शॉलें बुनते हैं। इनको क्या करते हैं, पश्मीना शॉल जो है कश्मीर में ही बनाई जाती है, बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन है, चीज है ना, एक खास तरह का छेना होता है वो जो खाते हैं वो, और मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय होती हैं, कुछ बकरी होती हैं पालने के लिए, और याक होती है, एक तरह की मतलब याक जो जिसको डोज कहते हैं, याक होती है। ठीक है, रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रेडर्स नहीं आते। ट्रेडर्स आने के लिए यहाँ आकर्षित होते हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा रास्ता माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर कहाँ जा सकते हैं, मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते हैं जहाँ तिब्बत है, जहाँ आज तिब्बत है ना। इस रास्ते से व्यापारी वहां तिब्बत तक पहुंच जाते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले हैं, कच्चा रेशम है, रॉ सिल्क है ना, दरिया है, ये सब लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म भी तिब्बत पहुंचा था। क्लियर? लद्दाख के रास्ते से ही गया था बौद्ध धर्म तिब्बत, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, छोटा तिब्बत भी कहते हैं लद्दाख को। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से भी क्या हुआ, इस्लाम धर्म से भी इनका परिचय हुआ। ठीक, इस्लाम धर्म से भी इनका 400 साल पहले इंट्रोडक्शन हुआ है। और अब तो यहाँ अच्छी खासी मुसलमानों की संख्या हो गई है, बढ़ गई है। लद्दाख में गानों और कविताओं
का भी बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह ओरली, ठीक है, संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ जो केसर सागा है लद्दाख में काफी प्रचलित है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं यानी प्ले भी करते हैं। इस तरह से हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा जो कि कहाँ है, माउंटेन एरिया है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है। और लद्दाख में व्यापार, खान पान, रहन सहन, वहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं केरला के बारे में। केरला क्या है, केरला भारत के कहाँ पर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, कैसे कैसे मसाले, जैसे पेपर है ना, काली मिर्च जो होती है, पेपर है, क्लोव्स हैं यानी लौंग, कार्डमम्स यानी कि इलायची, ये सब यहाँ पर उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो अट्रैक्ट हुए कि यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं। और कहते हैं सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। कौन कौन, जूइश एंड अरब ट्रेडर्स सबसे पहले यहाँ पर आए। और ऐसा भी माना जाता है जो ईसा मसीह हैं, जो क्राइस्ट हैं, उनके धर्मदूत जो हैं संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। कितने हजार साल पहले, 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे और उनको ही भारत में ईसाई धर्म लाने का, क्रिश्चियनिटी लाने का क्रेडिट मिलता है। अरब से कई ट्रेडर्स यहाँ आकर बस गए और इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता ने जो कहा यहाँ पर कब आया था, करीब 700 साल पहले यहाँ पर आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत, जो यात्रा करते हैं और लिखते हैं, उसमें मुसलमानों के जीवन के बारे में बताया है कि क्या बताया है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत इज्जत है। उसने ये लिखा था, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता तब जाना कब, जब वास्को डी गामा ढूंढते हुए यहाँ हिंदुस्तान पहुंचा था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग क्या है, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग, लगभग सभी धर्मों के लोग आ चुके हैं ना, तो यहाँ विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे यहूदी धर्म है, ठीक है ना, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, सारे धर्म यहाँ शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए, पता है आपको, और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, चाइनीज फिशिंग नेट, इस तरह का है ना। जब यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वो चीनी जालों से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चीना वाला। क्या कहा जाता है इसे, चीना वाला। और तलने के लिए लोग जो यूटेंसिल यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, चीन से, है ना। अब केरल जो है बहुत ही फर्टाइल लैंड है और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो किसके लिए अच्छी है, वो चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल ही खाते हैं। अब इस तरह से हमने क्या देखा, केरल और लद्दाख, है ना।
केरल और लद्दाख। अब यहाँ पर हमने देखा इसका ज्योग्राफिकल फीचर, जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक पहाड़ी है, दूसरा समुद्र के किनारे है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दोनों एरियाज के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं, यानी कल्चरल इन्फ्लुएंस एक ही तरह का है। कैसे? दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने उसको प्रभावित किया। चीन से भी दोनों जगह लोग आए, अरब से भी दोनों जगह ट्रेडर्स आए, है ना। क्योंकि केरल की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है उसमें मसालों की खेती संभव है। मसाले तो सभी सब्जी भाजी हर चीज में लगते हैं मसाले, तो इससे व्यापार करने को उन्हें मिला। वहीं लद्दाख की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वहां ऊन के व्यापारियों ने खींचा, वहां भी बहुत ट्रेडर्स इस तरह के आए कि उनको क्या हुआ, वहां भी ट्रेडिंग बहुत अच्छी थी, मतलब वहां भी व्यापार बहुत अच्छा कर सकते थे। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी एरिया के जो सांस्कृतिक जीवन है, जो कल्चरल लाइफ है, उसके इतिहास और भूगोल से बहुत गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, पहले की बात नहीं है, आज भी प्रेजेंट लाइफ में भी क्या है, इसका आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हम जाते हैं कि नहीं जाते, हम इतना पढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जॉब के लिए कभी हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो कभी मध्य प्रदेश जाना पड़ता है, कभी बंगाल जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। बहुत से लोग तो विदेशों को भी जाते हैं, है ना। सिर्फ किस लिए जाते हैं? हम काम के लिए जाते हैं। तो हर एक कदम के साथ हमारे जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, जीने का तरीका है, धीरे धीरे जिस भी एरिया में हम जाते हैं, अब जैसे हम किसी और एरिया के मुंबई महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर, वहाँ जो रीति रिवाज या उस एरिया में जो रीति रिवाज चलते हैं उसमें क्या कर देते हैं, धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का भी हम हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पर हम पहुँचते हैं, रहते हैं। विदेश में जाते हैं तो धीरे धीरे हम वहाँ के रंग में रंग जाते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, है ना। कोई हिंदू रहता है, कोई मुस्लिम रहता है, कोई ईसाई रहते हैं, कोई सिख रहते हैं, तो अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम उनसे क्या करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, सभी मिलजुल कर काम करते हैं, अपने एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। वो अब और फिर हम जानते भी हैं, अरे इनका ये त्योहार आने वाला है, वो भी जानते हैं अब इनका ये त्योहार आने वाला है, या क्या होगा, किस तरह से होगा, सब चीज हम एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता कैसे है हमारे देश में। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।